सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को, श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी और बुआ का नमस्कार। और आज बड़ा खास दिन है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के साथ साथ राष्ट्रीय बालिका दिवस है। तो बालिका दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं सभी को जी, सभी को। और आज अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी है बुआ। तो पढ़े लिखे हैं हो जाए हम लोग ना, थोड़ा सा ऐसे बातें करें लगे कि बिल्कुल शिक्षित हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए सभी अपने अपने तौर पे कोशिश करते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन क्यों खास है ये दिन, हम इसके बारे में। जी हाँ, बिल्कुल। और शिक्षा का क्या महत्व है ये हम सब जानते हैं। और बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि सेहत 4 तरह की होती है। और इस 4 में 4 प्रकार होते हैं, और भी हो सकते हैं ज्यादा। किसी को अगर ये लगता है, देखिए बात में हमारे सखियां कुछ लिखती हैं क्या, कुछ बताती हैं। तुमने सखाओं को छोड़ दिया भाई। भाई बंधु जो हमारे, भाई देखिए आप लोग बिल्कुल मत होइएगा, हम आपके संग हैं। तो सेहत के 4 प्रकार के अलावा कुछ और आप बताएंगे तो सेहत के हमारे हिसाब से तो 4 प्रकार हैं, और बाकी और आप बताइएगा, देखते हैं जी। और आज व्यंजन का दिन है, तो ठंड में आपके घर में क्या खास बनता है वो बताइएगा। हमारे घर में क्या बनता है, हम थोड़ी सी वो बातों का खुलासा करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल विधि विधान से बताएंगे। तो कागज कलम आप लेकर बैठे रहिए, इंतजार कीजिए, और हम स्वागत करते हैं बालिका का। मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार। मेरे घर आई, हो मेरे
तो ये परियां जो हैं, बेटी बोझ नहीं सम्मान है, बेटी गीता और कुरान है, घर की प्यारी सी मुस्कान है, बेटी माँ बाप की जान है। बेटियां कोमल, निर्दोष और जीवंत अभिव्यक्तियां हैं। वे स्वयं विद्यार्थी हैं। कन्या की किलकारी हमारे आध्यात्म आह्लाद का आश्वासन है। कन्या जन्म का जश्न मनाएं, उन्हें शिक्षित बनाएं। बालिका दिवस की सभी लोगों ने ढेर सारी शुभकामनाएं दी, सबने बधाई दी है और सबने जानकारी भी हमें दी है कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये लिख रहे हैं 24 जनवरी को मनाया जाता है। ये तो इन्होंने शिक्षा दिवस की भी बात दी है कि इस साल की थीम के बारे में बताया है, और हम बात कर रहे हैं इस बार अभी पहले बालिका दिवस की। जी हाँ, और हमारे साथी लिख रहे हैं कि 1966 को इंदिरा गांधी ने महिला प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, इसलिए 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की शुरुआत 2008 में हुई, महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से की गई थी, और पहली बार ऐसा हुआ कि देश की मतलब यही इन्होंने सभी ने लगभग यही बात दिखी है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में क्रांतिकारी बदलाव था, और उस दिवस को हम लोगों ने ये बालिका दिवस के रूप में घोषित कर दिया और तब से मना रहे हैं। जी, और उद्देश्य भी बताया बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने कि हर लड़की को बाधाओं को तोड़ने, शिक्षा प्राप्त करने और एक उज्जवल भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए सशक्त बनाना है। और इसीलिए आप सभी कह रहे हैं ऐसे यही बात कि अपनी बेटियों को प्यार, प्रोत्साहन और ढेर सारी उन्हें संभावनाएं का मौका दें, और ऐसा माहौल दें कि भाई वो आगे बढ़ें। तो भाई देखो, ऐसा है कि कहने की बातें कुछ और हैं और हमें ऐसा लगता है कि करने की बात कुछ और है, और हो जाती है ना। और वैसे हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखा है कि अपने प्रदेश के बारे में लिखा है, गुजरात सरकार द्वारा नई पहल करते हुए लोकशाही प्रणाली से विद्यार्थियों को जानकारी अवगत कराने के साथ जागरूक करने बालिका विधानसभा का आयोजन किया गया। बड़ा अच्छा सा इन्होंने लिखा है। इसके लिए राज्य भर की विभिन्न स्कूलों में अभ्यास कर रही 1300 बालिकाओं को चुना गया है। इन्हीं बालिकाओं द्वारा गृह की कार्यवाही 1 घंटे तक चलाई जाएगी, और राज्य भर से पसंद की गई बालिकाओं में से मुख्यमंत्री, धारासभ्य पक्ष और विपक्ष के सभ्यों का किरदार अदा करेंगी। यानी कि ये सांसदों की बात कर रहे हैं, और इस कार्यक्रम में भाग ले रही सभी बालिकाओं का हौसला बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री, मंत्रीगण सहित सभी धारासभ्य उपस्थित रहेंगे। यानी कि सांसद भी, विधान परिषद के जो लोग होते हैं, विधानसभा के लोग, यानी कि सभी वहां पे उपस्थित रहेंगे। तो ये वाकई बड़ी बात है, गौरवपूर्ण बात है, और एक पूरा उन्हें अनुभव मिलेगा कि किस तरीके से कार्यवाही होती है पूरी सदन की। तो सदन की कार्यवाही का उन्हें जब बनने का मौका मिलेगा, तो कहीं ना कहीं राजनीति में उनके आने की इच्छा भी प्रबल होगी। जी, और पढ़े लिखे बच्चे आगे आएंगे, है ना। और जैसे उद्देश्य की हमने बात की कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। उन्हें घर में भी ये माहौल होना चाहिए कि हाँ, और होने भी लगा है बुआ, कि कहीं ऐसा नहीं लगता कि लड़का लड़की अलग हैं, या भाई मेरा बेटा ज्यादा बेटी कम, ऐसा नहीं होता है कि दूध की मलाई रखी हो तो कहते नहीं बेटे के लिए रख दो, ऐसा नहीं होता। ऐसा पहले होता था, अभी तो नहीं होता है। अच्छा, हमें तो लगता है अभी भी होता है कि गुलाब जामुन अगर बेटे बेटी दोनों को पसंद है और एक है तो कहा जाता है नहीं लड़के के लिए रख दो, पर माँ चुरा के रख देती है। बदल तो रहा है, नहीं बदल तो रहा है, और बहुत सारे, जी बिल्कुल, है ना। जी, और सशक्त बनाने की बात हुई है। जैसे उद्देश्य में बताते हैं कि सशक्त बनाया जाए उन्हें, उनकी पूरी जो क्षमता है, वो शिक्षा, उनके कौशल और बहुत टैलेंट होता है जो लड़कियों में, वो उनका आगे बढ़े। और अधिकारों की रक्षा की भी बात उद्देश्य करता है कि जिसमें उन्हें पता चले कि हमारे अधिकार क्या हैं, और लिंग आधारित जो भी हिंसा होती है, जैसे बाल विवाह जैसी प्रथाएं हैं, ये तो अब नहीं है, लेकिन अभी भी कहीं पे जहाँ पे भी नहीं बहुत सारी जगहों पर है, तो उन्हें पता होना चाहिए कि ये गलत है, मेरे साथ ये गलत हो रहा है, तो मैं इसका विरोध कर सकती हूँ। इसके साथ साथ एक बात और है कि बाल विवाह चलो पता चलता है, लेकिन उम्र हो गई, लेकिन उसके मन से विवाह नहीं किया जा रहा है, कहीं उसकी राय नहीं ली जा रही है कि वो इस तरीके के वर्ग के लिए इच्छुक है, तैयार है, नहीं है, या मानसिक रूप से वो शादी के लिए भी तैयार है या नहीं है। इस तरीके की बात होती है। कहीं उच्च शिक्षा तो नहीं उसका उद्देश्य है, लक्ष्य है जिंदगी में, तो कहीं ना कहीं उसके सपनों से वंचित तो नहीं रखा जा रहा है। जी बिल्कुल। और कि क्यों जरूरत पड़ी, क्यों आवश्यकता पड़ी ये नेशनल गर्ल चाइल्ड
मनाने की। तो ये बात आई कि जो हम पहले हम जो बात कर चुके हैं ना कि ये लिंग आधारित जो हिंसा होती है या शिक्षा में कहीं पे जो सीमित पहुंच होती है, उन सब का सामना वो खूब पुरजोर कर सके और चुनौतियों को न केवल बेटियों के व्यक्तिगत विकास में वो बाधाएं न बने, बल्कि देश के समग्र प्रगति और विकास के लिए वो आगे बढ़ सकें। हाँ, तो देखो भाई, इन सब का परिणाम तो आया है, साक्षरता दर बढ़ी है जी। और उसके साथ साथ जैसे कि रेट जो होती है ना कि जब माँ बनती हैं, लड़कियां बनती थीं, प्रसव के समय बहुत सारी हमारी बहनों की मृत्यु हो जाती थी, उसकी जो दर थी वो भी उसमें भी कमी आई है। वो समझ रही हैं कि बाकी जो हमारा हक क्या है, हम चाहें तो हम बच्चा पैदा करें, नहीं तो नहीं करें, बच्चों में गैप कितना रखें, ये सारी चीजें जो हैं वो जानकारी बढ़ी है। और बेटियों के बारे में बड़े प्यारे प्यारे भावनात्मक संदेश आए हैं। इन्होंने लिखा है कि कलियां हैं, खिलती हुई कलियां हैं बेटियां, माँ बाप का दर्द समझती हैं बेटियां, घर को रोशन करती हैं बेटियां, लड़के आज हैं तो आने वाला कल है बेटियां, लक्ष्मी का वरदान है बेटियां, सरस्वती का मान है बेटियां, धरती पर भगवान है बेटियां, खुशनसीब होते हैं वे माँ बाप जिनकी बेटियां हों उनके पास, वो जिंदगी की आस हैं, वे हैं तभी तो जिंदगी बहुत खास है। बेटियों को धरती पर सिर्फ और सिर्फ प्यार बांटने के लिए ही भेजा गया है। वे परी हैं, अप्सरा हैं। एक बेटा तब तक आपका बेटा है जब तक वो अविवाहित है, पर एक बेटी जीवन भर एक बेटी होती है। ये बेटी इतनी बड़ी हो सकती है कि वो आपकी गोद में न समाए, लेकिन वो इतनी बड़ी कभी नहीं हो सकती कि आपके दिल में न समा सके। बेटे भाग्य से होते हैं, लेकिन बेटियां सौभाग्य से होती हैं। ये बात तो सही है कि बेटियां सौभाग्य से आती हैं बुआ। और ठीक है, हाँ, कहीं पे हमारे बेटों को ना लगे कि भाई बहुत बेटियों का साइड लिया जा रहा है, पक्ष लिया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्हें आगे भी बढ़ाना है। आप ही के घर में जो अगर बहन है या बड़ी कोई बहन है तो उन्हें आगे बढ़ाएं, उन्हें हौसला मिले, या उनके कोई ऐसे ही उनमें खूबी है तो उसको भी पंख मिले और वो उड़े, है ना। एक छोटी सी कविता है, क्या वो पढ़ दें? हाँ, स्वागत है। श्रोताओं को सुनाते हैं। शाम हो गई, अभी तो घूमने चलो ना पापा, चलते चलते थक गई, कंधे पे बिठा लो ना पापा, अंधेरे से डर लगता है, सीने से लगा लो ना पापा, स्कूल तो पूरा हो गया, अब कॉलेज जाने दो ना पापा, पाल पोस कर बड़ा किया, अब जुदा तो करो ना पापा, अब डोली में बिठा ही दिया तो आंसू ना बहाओ पापा, आपकी मुस्कुराहट अच्छी है, एक बार मुस्कुराओ ना पापा, आपने मेरी हर बात मानी, एक बात और मान जाओ ना पापा, इस धरती पर बोझ नहीं मैं, दुनिया को समझाओ ना पापा। क्या बात है, ये वाकई बहुत मतलब दिल तक पहुंच गई है ना। जी हाँ, बहुत दिल तक जाने वाली बात है। और कहीं ना कहीं जो कन्या भ्रूण हत्या हो रही है, उन्हें समाप्त कर दिया जा रहा है, उन्हें इस धरती पर आने नहीं दिया जा रहा है, उन सब के बारे में है कि वो कह रही हैं खुद कि भाई हम बोझ नहीं है धरती पर। ये तो हमें आपको सबको समझना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी जगहों पर अभी भी इच्छा रहती है, वो एक दबी जबान से कहा जाता है, अरे फिर बेटी हो गई। हाँ, है ना, ये कहीं ना कहीं है, कम है लेकिन है जी। और ये जो थोड़ी थोड़ी सी भी कहीं जगह रह गई तो ये वाली जो भावना है ये भी खत्म हो जाए। हाँ दीपा बिटिया, एक बात और है यहाँ पर, हम ये भी जरूर कहना चाहेंगे कि हम बराबर लड़कियों की शिक्षा की बात हो, चाहे लड़कियों को लिंग भेद से न गुजरना पड़े, इसकी भी जब बात आती है तो हम बराबर ये बताते हैं कि हर क्षेत्र में लड़कियां परचम लहरा रही हैं जी। तो ये भाई हमारी थोड़ी सी हजम नहीं होती ये बात, इस पर हम बात करेंगे एक गीत सुनकर। हाँ बिल्कुल। हवा धीरे आना, नींद भरे पंख लिए झूला झूला जाना, नन्ही कली
सच में ऐसा लगने लगा कि हम बिटिया को जैसे सुला रहे हैं ना, उस भाव में चले गए थे। लेकिन उस भाव के साथ ये भी पढ़ रहे थे एक संदेश बुआ, क्या ये लिखा है कि मेरी भी 3 बेटियां हैं, इन सबको मैं और मेरे पति ने ऐसे पाला है जैसे आज या कभी भी मुझे लड़के के न होने का दुख नहीं है। वे सब उसी तरह से रहती हैं जैसे कि लड़के। बड़ी बेटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में वकील है, दूसरी इंजीनियर है और वो बर्लिन में आज सीनियर साइंटिस्ट है। और उन दोनों के भी बड़ी लड़की के एक और बीच वाली के 2 लड़कियां हैं। तीसरी जो हमारी है वो म्यूजिक और आर्ट कोर्स कर रही हैं। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी सी बात है और बड़े फक्र से आप कह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब दीपा, हाँ देखो, इस गीत से पहले हम जो बात करना चाह रहे थे वो कहीं ना कहीं इससे जुड़ ही गई कि बहुत अच्छी बात है कि ये सब बधाई की बात है कि आपने इस तरह से पढ़ाया है। लेकिन कहीं ना कहीं हम सोचते हैं ना, हम लिख ही देते हैं कि हमें कहीं लड़के की कमी नहीं महसूस हो रही है, या हमने ये उपलब्धि हासिल की। मान लीजिए कोई बच्ची का पढ़ने में मन नहीं लगता, या वो मकाम ना हासिल करती, या जिसको आज हम तथाकथित रूप से कहते हैं ये सफल है अपने क्षेत्र में, या जिस क्षेत्र में है वो बिल्कुल उच्च शिखर पर है, अगर वो नहीं हो तो क्या मतलब उसको क्या जीने का हक नहीं है? या उसके जो भी अरमान है, हम कहते हैं कि कुछ और करने का उसका मन है, जरूरी नहीं है कि सारी चीजों को अर्थ से जोड़ा जाए, यानी कि पैसे कमाने से जोड़ा जाए। अगर वो सिर्फ एक गृह में दक्ष लड़की बनना चाहती है तो क्या हम उसकी गिनती नहीं करेंगे, या हम उसके मन का करने नहीं देंगे? बिल्कुल करना चाहिए, वो जो उसे अच्छा लगे, जिसमें भाई घर के काम के लिए भी दक्षता बहुत जरूरी है, यानी उसमें भी गुण चाहिए। ऐसा नहीं है जो नहीं, मान लो चाहती है कि ठीक है हम घर से बाहर निकलेंगे नहीं, हम सच संवर के घर में रहेंगे और ठीक से घर संभालेंगे, नहीं माने तो नहीं संभालेंगे, केवल पुस्तकें पढ़ेंगे। ये भी तो बहुत अच्छी बात है भाई, पुस्तकें पढ़ने से भी ज्ञान बढ़ता है। और कई कई जगह हमने देखा है कि ऐसे ही घर बैठ के पुस्तकों से पढ़ के महिलाओं ने क्या क्या ज्ञान अर्जित करके और कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें फिर वही वाली बात की कि कहीं कहीं पहुंच गई, मत कहीं पहुंचाओ। लेकिन हमारा ये कहना है कि बिना कहीं पहुंचे भी जो नए रास्ते हमने खोले हैं उस पर चलना बहुत जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन उसके बाद भी सपने देखने का पूरा हक है, आनंद में रहने का पूरा हक है, और एक अच्छी सी जिंदगी जीने का पूरा हक है जी। तो बालिका दिवस पर ये खास तौर से ये जरूर होना चाहिए जी, बिल्कुल। और ये सब चीजों के लिए जो हम ये जो बात करते हैं ना, खुश रहने का, आनंद में रहने का, और अपनी सोच को भी बढ़ाने का, इसके लिए शिक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत। हाँ, तो देखो हमारे साथी ने लिख ही दिया, तुम कहते हो और बस हमारे साथी समझ जाते हैं। अपने अंदर की शक्तियों को जानना, अपने अंदर की शक्तियों को जानना सच्ची शिक्षा है। अपनी बुद्धि चेतना का विकास करना सच्ची शिक्षा है। नेपोलियन हिलजी ने कहा है, किसी भी व्यक्ति के शिक्षित होने का तो है, उसने अपने मस्तिष्क को इस तरह से विकसित कर लिया कि वो जो चाहता है उसे हासिल कर सकता है। इकबाल साहब की बात याद आती है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो बात तो बिल्कुल सही है कि आपके विकास जो है वो दिमाग का, यानी शिक्षा का यही उद्देश्य है। बिल्कुल, न सिर्फ हमारा, ये राष्ट्र की मजबूती और उसके भी निरंतर विकास के लिए शिक्षा का होना, शिक्षित हर एक उस देश के लोगों का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। और तो आज अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र ने लोगों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताया और ये स्थापना की 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में ये स्थापित करने का निर्णय लिया था बुआ। और इस निर्णय ने सतत विकास प्राप्त करने में शिक्षा के महत्व को पुष्टि की। हाँ, मतलब विशेष रूप से ये प्रस्तावित किया गया कि भाई जो शिक्षा है वो व्यक्तिगत जो है हमारी जो प्रगति में वो सुधार कर सकता है, आर्थिक विकास को बढ़ा सकता है, और गरीबी और भूखमरी को समाप्त करने में जो है, और स्वास्थ्य में सुधार करने, महिला पुरुष को समानता मिले, समाज में बराबर से देखा जाए, इन सब चीजों में बढ़ावा देने में ये शिक्षा जो है वो मदद करती है, कर सकती है। ऐसा इन्होंने सोचा, लेकिन ये सत्य है कि करती ही है। हाँ बिल्कुल। और हर साल एक थीम रखी जाती है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। हम समझ रहे हैं, तुम बताना चाह रही हो इस बार क्या थीम है? इस बार थीम है वो स्थायी शांति के लिए सीखना जरूरी है। क्या बात है। स्थायी शांति की जो बात है, यानी कि सस्टेनेबल पीस जो है वो बहुत जरूरी है और उसके लिए सीखना बहुत जरूरी है। तो वैसे तो कहते हैं कि मनुष्य आजीवन सीखता रहता है, तो उसके लिए छात्र बने रहना बड़ा जरूरी है जी। ऐसा बोलते हैं ना, हमेशा अगर छात्र बने, लेकिन हम लोग को लगता है हम लोग पूरे हो गए, अब सब कुछ आता है।
ऐसा कभी कभी मन में भ्रम होता है ना, लेकिन फिर जब कहीं कोई कुछ ऐसी नई बात बता देता है तो ऐसा लगता है ये तो पता नहीं, इसको भी सीखना जरूरी है। हाँ, या कभी कभी किसी से मिलो तो ऐसे लगता है कि ये कितना कुछ करते हैं, कितना कुछ जानते हैं, हम तो एक 10वां हिस्सा भी नहीं है, 1/4 हिस्सा भी नहीं है। तो कहीं कहीं ये लगता है, तो फिर लगता है कि नहीं, सीखना जरूरी है। अगर आपको कभी ये महसूस नहीं हुआ तब भी समझ लीजिए कि हम लोग कह रहे हैं कि सीखना बहुत जरूरी है। इस बार इसीलिए शायद थीम रखी गई है, उन्हें लग रहा था कि हम लोग ऐसे ही सोच रहे हैं, तो सीखना जरूरी है। इसीलिए क्या होता है कि खास तौर से शांति की जब बात आती है तो बहुत सारे देशों में किसी किसी वजह से कई तरीके के संकट हैं, आपसी युद्ध है, संघर्ष है, अलगाववाद की प्रवृत्ति है, बहुत सारे जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, लगातार असमानता हो रही है, भेदभाव तो बढ़ ही रहा है, हम सब आसपास देख रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है। तो ये जो मुठभेड़ है या जो बात कर रहे हैं ना, ये टकराव की, तो ये सब के लिए शांति के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की प्रतिबद्धता जो है, बद्धता पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है कि हम अब उसके लिए लगे रहें, डटे रहें, और शिक्षा इस प्रयास के केंद्र में है। और भविष्य में इन चुनौतियों से निपटने और रोकने के लिए ये एक शक्तिशाली उपकरण की तरह काम आ सकता है। जी हाँ, तो अगर हम शिक्षित होंगे तो बेशक हम क्यों झगड़ेंगे, हमें पता है कि भाई अगर सामने वाला कुछ कह रहा है, ये हम छोटी सी बात कर रहे हैं, हम देश वाली बात नहीं कर रहे हैं, तो नहीं, छोटे में तो और लगता है कि हम तो ज्यादा शिक्षित हैं, हमें ज्यादा पता है, तुम कैसे समझा सकते हो हमें, और नहीं समझते तो कहते हैं अच्छा भाई ठीक है, हमें तो कुछ नहीं आता है, ये जो दीपा कह रही है वही ठीक होगा। नहीं, जब शिक्षा होती है तो भाई सोच भी तो नहीं, तो शिक्षा देखो दोनों होता है, यही कहने का मतलब है कि वही है कि विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है। तो कुछ ऐसा ही है कि शिक्षित होकर कहीं आप अपने आप को बहुत गौरवान्वित तो नहीं महसूस कर रहे हैं, अहम तो नहीं आ रहा है, अभिमान नहीं आ रहा है, स्वाभिमान बढ़ाइए, आत्मसम्मान बढ़ाइए और बाकी सब चीजें करिए, और ये सोचिए कि अब हमें जो चीज मिली है और कहीं ना कहीं हम ये समाज में रह रहे हैं तो हम समाज को भी कुछ दें। जो मुझे हासिल हुआ इस समाज में रहते हुए, हम शिक्षित हुए हैं, कहीं ना कहीं उसमें सब चीज का योगदान है ना। अब जब हम शिक्षित होते हैं तो क्या केवल गुरु का ही योगदान नहीं है, जो रिक्शे वाला हमें पहुंचाता है स्कूल तक, उसका भी योगदान है ना। कोई एक छोटी सी बात भी बोल देता है ना कहीं, तो हम अगर उसको लेकर के कुछ भी अपनाया, उस बात में से अगर एक छोटी सी बात को भी अपना ली तो वो हमारा गुरु हो गया। जी हाँ, बिल्कुल गुरु हो गया। तो ये पूरा पर्यावरण भी कहीं ना कहीं हमें सीख दे रहा है। तो इन सब के लिए हम कैसे कृतज्ञ हो सकते हैं, हम समाज को क्या दे रहे हैं और बदले में हमें और कुछ देना है और कैसे कैसे दे सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में विचार करने के लिए हमें शिक्षित होना जरूरी है। जी, और इस जो लक्ष्य को पहुंचाने में बहुत जरूरी है कि घर घर तक शिक्षा पहुंचे। हुआ जैसे करोड़ों बच्चे अभी तक शिक्षा तो मिल रही है, लेकिन जैसी मिलनी चाहिए, जो स्टैंडर्ड की मिलनी चाहिए, वो उन तक नहीं पहुंच पा रही। और ऑनलाइन माध्यम तो है, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर ये वाली सुविधाएं उन तक नहीं पहुंच रही कि ऑनलाइन सुविधा उनको मिल जाए तो या उस तरह से पढ़ाई कर ले। इसीलिए तो रिपोर्ट के मुताबिक यूनेस्को की आज 244 मिलियन बच्चे और युवा स्कूल से बाहर हैं, बच्चे और युवा स्कूल से बाहर हैं और 771 मिलियन वयस्क निरक्षर हैं। शिक्षा गरीबी से बाहर निकलने की सीढ़ी है और भविष्य के लिए मार्ग प्रदान करती है। हालांकि अपने देश में शिक्षा का मतलब मोटी और बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं। भारत में शिक्षा को अच्छी नौकरी, अच्छी कंपनी, अच्छी सैलरी से जोड़ा जाता है। हालांकि शिक्षा सिर्फ बेहतर सैलरी व नौकरी पाने का नाम है, ये आपके मानसिक विकास के लिए भी जरूरी है। जी बिल्कुल। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे पहले भी, बेटी के बारे में भी यही बात हो रही थी कि सिर्फ उसको हम उसकी आय से ना जोड़ें, है ना। कहीं किसी तरह से शिक्षा को भी धन आय और धन अर्जन से ना जोड़ें। जी, तो दिमाग भी कुछ कह रहा है कि गाना सुन लें। जी बिल्कुल, चलिए। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। समझे ना? छुट्टी मिले तो खिलौनों से खेलो, छुट्टी मिले तो खिलौनों से खेलो, जल्दी से फिर तुम किताबों को ले लो, जल्दी से फिर तुम किताबों को ले लो। जी न चुराओ, बातें न बनाओ, जाहिर रहोगे तो होगे बदनाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। अलिफ से बोलो क्या होता है?
दुनिया में देखो ईमानदार रहना, दुनिया में देखो ईमानदार रहना, झूठ नहीं अच्छा सदा सच कहना, झूठ नहीं अच्छा सदा सच कहना। दिल को किसी के तुम न दुखाना, ऐसी ही नेकी करो सुबह शाम, लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। अच्छा बोलो, बा से क्या होता है? बंदर। बहादुर। बन के बहादुर तुम अपने वतन के, बन के बहादुर तुम अपने वतन के, निगे बाहर रहना तुम अपने चमन के, निगे बाहर रहना तुम अपने चमन के। इसको संभालो, गले से लगा लो, हो आजाद अब तो ना होना फिर गुलाम, लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। अच्छा मुन्ना, बोलो से क्या होता है? तीतर। तकदीर। तकदीर क्या है तुम इसको भुला दो, तकदीर क्या है तुम इसको भुला दो, इल्म हुनर से अंधेरे मिटा दो, इल्म हुनर से अंधेरे मिटा दो। बढ़ते चलो तुम कदम को मिला के, फिर आएगी मंजिल करेगी सलाम, लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। फौजी, एक छोटे से अंतराल का वक्त आ गया, वो ले लेते हैं। अंतराल के बाद हम फिर आप पहुंचे और जी बात हम कर रहे थे। देखो, बात हमारे बहुत सारे साथियों ने लगभग वही कही है, और सबने जो बात अंत में जिसको कहते हैं ना कि निचोड़ यही निकलता है कि एक अच्छा इंसान बने हम लोग, शिक्षित होकर भी बन सकते हैं वो जी। तो शिक्षित होकर बने, और उसके संग संग बिटिया हो चाहे बेटा हो, उसे भी एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश होनी चाहिए। और हमारे साथी क्या लिख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, कलम तो तलवार से ज्यादा वार कर सकती है, सेहत के प्रकार सबसे बढ़िया विषय पर चर्चा होगी। फिजिकल सेहत, मेंटल सेहत अच्छी तभी कुछ नई और बड़ी बात जीवन में घट सकती है। योग और वॉक एक अच्छा उपाय, और रोज 30 मिनट का हार्ड कॉपी में पुस्तक वाचन। वाह क्या बात है, मतलब आप पुस्तक वाचन करें, ऐसे नहीं इससे नहीं। मेंटल बूस्टर साबित हुआ है सीनियर सिटीजन को इकिगाई, अब नामक लिख रहे हैं, कुछ किताब का नाम शायद इन्होंने लिखा है कि हाँ ये पढ़ें। तो भाई यही सब चीजें हैं जो हमारे 4 तरीके की सेहत को अच्छा करती हैं जी। और भाई अगर ये कहें कि सेहत, अब सेहत क्या है जी। तो जो स्वास्थ्य का संबंध आदमी के मन, समाज और भावना के साथ जुड़ा रहता है। भाई ये नहीं हो गया कि हाँ भाई शरीर मेरा सेहतमंद है तो मैं बिल्कुल शरीर अच्छा है, सुडौल है और कोई अंदर व्याधि हानि कुछ नहीं है तो हम कहेंगे कि सेहतमंद है। कहाँ झांक के देखा घर में अंदर, कह रही हो अंदर व्याधि समाधि नहीं है। भाई चलिए मान लीजिए कि सारे टेस्ट करा लिए और अब डॉक्टर ने कहा झांक लिया, मतलब अंदर, हाँ डॉक्टर ने कहीं बाहर सारे जो टेस्ट है वो सब बिल्कुल सही है, सब सामान्य है। अच्छा, फिर कहेंगे कि दूसरी जगह, फिर हमारे मित्र कहेंगे एक जगह से और करवा लो, इसका सही नहीं है। कई कहते हैं भाई वो भी करा लो चलो, लेकिन वहां पे भी अगर कह दिया कि सब आपका नॉर्मल है, लेकिन अगर वो इंसान बहुत जल्दी घबरा जाता है या समाज में लोगों के बीच में बैठने में अगर थोड़ा सा असहज से हो जाता है या बहुत जल्दी भावनाएं उनकी उथल पुथल हो जाती है, क्रोध हो गए या शांत हो गए या चुप हो गए या दुख हो गए, तो क्या उनको भी सेहतमंद कहेंगे? हाँ ना
वैसे हमारे बहुत सारे साथियों ने जो अलग अलग बातें कही है, पहले उनको थोड़ा सा बांच लें हम लोग। स्वास्थ्य को एक व्यापक रूप से व्याख्या किया जा सकता है जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पूर्णता की स्थिति को संकेत करता है। ये न केवल रोग मुक्ति से संबंधित है बल्कि ये स्वस्थ जीवन शैली और संतुलित तरीके से जीने के साथ भी जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्षेत्रों में संतुलन, संपूर्णता, ऊर्जा और सुख की अनुभूति का संकेत करता है। यद्यपि ये तीनों प्रकार अलग अलग हैं, लेकिन स्वास्थ्य का पूर्णतावादी परिप्रेक्ष्य सभी इन पहलुओं के संतुलन पर निर्भर करता है। स्वास्थ्य की सुरक्षा और संवर्धन के लिए सामान्य निर्देशों का पालन करना और स्वस्थ जीवन शैली की अनुसूची अहम बातें होती हैं। तो बात बहुत अच्छी आपने लिखी है। जी बिल्कुल, बात उनकी बहुत सही है कि और बहुत सारे हमारे जो साथियों ने क्या लिखा है प्रकार, जैसे हमने सोचा था कि पता नहीं बता पाएंगे कि नहीं बताएंगे। अच्छा, लेकिन तुमने ऐसा सोचा था तो तुम्हें नहीं पता। हमने सब साथियों को बता दिया था धीरे से कि हमारा दीपा का जो संशय है वो फेल हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे संदेश आए जहाँ पे उन्होंने बता दिया कि हाँ शारीरिक स्वास्थ्य हो सकता है, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक और भावनात्मक स्वास्थ्य, ये प्रकार निकल कर आए। बिल्कुल, ये भी है। और किसी ने तो हमारी जो आयुर्वेद की प्रकृति है उस हिसाब से बताया है, शरीर की प्रकृति के हिसाब से, तबियत के हिसाब से। वात कफ प्रकृति के प्रकार हैं, जिसमें वात प्रकृति के व्यक्ति सांवले, कुछ दुबले पतले होते हैं, इनके बाल भूरे काले होते हैं, वे कुछ भी खाएं तो भी इनका वजन जल्दी नहीं बढ़ता। वहीं कफ प्रकृति ठंडी प्रकृति होती है, इन्हें सर्दी जुकाम जल्द हो जाता है, इनका रंग गोरा, बालों का रंग काला, कद काठी मजबूत होती है, ये कुछ भी खाएं तो इनका वजन जल्दी बढ़ता है। ये बातें मैं बहुत साल पहले धन्वंतरी के ग्रंथ में पढ़ी थी, मेरे पिताजी के पास था ये ग्रंथ। तो ये कफ प्रवृत्ति, वात प्रवृत्ति और पित्त प्रवृत्ति भी होती है। हाँ, और ये बात तो है, उसके अनुसार उन्होंने बताया। हाँ, ये जो इन्होंने लिखा है ना, कुछ भी खाएं तो वजन जल्दी बढ़ता है, ये बात बहुत सही है। कुछ न खाएं तो भी बढ़ जाता है लोगों का, और हवा पानी से भी। कहते हैं ना, हम लोग मजाक में नहीं कह देते बुआ कि हम तो हवा भी खाते हैं तो मोटे हो जाते हैं। हाँ, उसमें भी कैलोरी रहती है ना। तो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, ये सेहत के प्रकार हैं, ये हमारे साथी लिख रहे हैं। जी, तो अगर मान लीजिए शारीरिक स्वास्थ्य अगर हमें उसे परिभाषित भी करना रहा तो यही है कि भाई हाँ, सभी अंग ठीक ठाक से काम कर रहे हैं। हाँ। शरीर फुर्तीला है, तंदुरुस्त है, हर रोज की जो काम है हम बिल्कुल अच्छे से तैयार होकर के कर लेते हैं, और शारीरिक ढांचा सुडौल भी होता है, मजबूत है, और सभी कार्य प्रणाली जैसे हमारे शरीर की सांस प्रणाली है, पाचन प्रणाली, रक्त प्रणाली, ये सब अपनी ठीक ठाक सब काम कर रही है। या तंत्रिका तंत्र है, यानी नर्वस सिस्टम भी आपका ठीक ठाक अगर काम कर रहा है, कहीं से आपके हाथ पैर कांप नहीं रहे हैं तो जाहिर है, या बहुत जल्दी थक तो नहीं जाते सामान्य तरीके से। बाकी लोग जब काम कर रहे हैं तो आपको अचानक लगा कि, तो हम सेहतमंद माने जाते हैं। वो सेहतमंद। ये तो हो गई शारीरिक स्वास्थ्य की बात, और उसके बाद आती है मानसिक स्वास्थ्य। जी, अब अगर इसको परिभाषित करें तो भाई मनुष्य दिमागी तौर से सही और समय पर फैसला ले और हमेशा ही अपने आप पर विश्वास रखे तो कहेंगे कि भाई उसका मानसिक स्वास्थ्य मतलब मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति है। यानी कि अपना निर्णय सही ले, पढ़ लिख रहा हो तो मतलब ठीक ठाक दिमाग उसका चल जाए। ऐसा ना कि हम बार बार बता रहे हैं 2 दूनी 4, वो कह रहे हैं नहीं 2 दूनी 5, ऐसा भी ना। तो ऐसा नहीं है। ये भी है मानसिक स्वास्थ्य, कहीं ना कहीं ये भी है कि अगर आप कोई किसी को समझा रहा है तो थोड़ा जल्दी हो सकती है कि कोई ज्यादा जल्दी समझ जाए, लेकिन समझ तो जाए। कभी कभी नहीं समझ पाते तो दिक्कत वाली बात है। अगर आप वो समझ रहे हैं, कोई बात आपको कोई समझा रहा है तो आप समझ ले रहे हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य सही है। वहीं भावनात्मक की जब बात आती है तो हमारे मन में जो अलग अलग भावनाएं हैं, जो 9 रस हैं जिसको कह सकते हैं, या और भी चीजें जो हैं जुड़ी हुई, डर है, खुशी है और गम है, घृणा है, ये सारी चीजें तो है, लेकिन गुस्सा है, इन सब पर कितना नियंत्रण है हमारा, है ना, ये जानना, ये समझना भी जरूरी है। और अगर इसमें कहीं पे असंतुलन है तो भाई वहां कहीं कुछ गड़बड़ है, उसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। हाँ, यानी कि अगर बहुत जल्दी आपको गुस्सा आ जाता है, या आप किसी चीज की प्रतीक्षा करना है, आप तो बिल्कुल आप बेचैन हो जाते हैं, और इतने बेचैन हो जाते हैं कि मतलब कुछ लोग जैसे हाथ पैर चलाने लगते हैं, नाखून खाने लगते हैं, चलने लगते हैं, है ना, अनरेस्ट दिखता है। हाँ। जैसे जो बैठे रहते हैं ना कुर्सी पे, उनके पैर कंपन की तरह एकदम बिल्कुल हिलते रहते हैं, हिलने लगते हैं, या हाथों से उंगलियां मतलब हाथों में जैसे उंगलियां हिलाने लगते हैं, या कुछ कलम पेन है, कुछ तो हाथ में पेंसिल वगैरह, तो उसको नचाने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं जो होता है ना कि मन की उद्विग्नता, परेशानी, बेचैनी आपके शरीर से परिलक्षित होती है। और ना भी परिलक्षित हो तो पसीना बहने लगेगा।
और नहीं भी हो तो भी चेहरे से तो पता चल जाता है। तो ये जो भावनात्मक जो है आपकी समस्या, वो कहीं उजागर तो नहीं हो रही है, तो उसमें कितना संतुलन है और कितना संभाल पा रहे हैं आप। तो ये हो गई हमारी मेंटल हेल्थ। तो इस चीज को हमें देखना होगा। और लेकिन हाँ, गीत सुन लेंगे तो मेंटल हेल्थ काफी ठीक रहेगी, हमें लगता है ना। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। काजल की तुम और तीखी करो, मांग होठों की मीठी हंसी से भरो। जिंदगी झूमने पर मचल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। काली घटा गोरे गालों से गेसू हटा दो जरा, इस अंधेरे में एक शम्मा जल जाएगी। मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। गम ने छेड़ा हमें, तुम न छेड़ा करो, जो तुम्हारे हैं उनसे न पर्दा करो। मुस्कुरा दो तमन्ना निकल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी। भाई ऐसा है दीपा बिटिया, भाई देखो अभी तक बात हुई हमारी कि शारीरिक रूप से हम स्वस्थ हैं, यानी कि सभी अंग हमारे ठीक ठाक काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो हमारे नर्वस सिस्टम है वो भी जो नहीं दिखाई देता है जी। तो कुल मिलाकर हम ठीक हैं। और दूसरी उसके बाद बात आ गई कि भावनात्मक रूप से अगर हम मजबूत हैं कि हाँ बहुत किसी ने डराया वराया तो हम डरे नहीं और कहीं घबरा नहीं गए, बेचैनी नहीं, चलिए इस सब पे नियंत्रण कर लिया। तो ये तो हमें लगा था कि भाई यही दो प्रकार होंगे। तो तुमने ये जो अभी जो गाना सुना दिया पास बैठो तभी, इसका क्या मतलब है? तुमने बढ़ा दिया कुछ और कार्यक्रम हमें लग रहा है। नहीं है ना? हमने तो गाना चला दिया हमें। हाँ, तो इसमें क्या मतलब था? कुछ तो तुम इशारा कर रही हो, हमें लग रहा है, और कुछ कहना चाह रही हो। हमने तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है। ऐसा? हाँ, हमने ऐसा नहीं सोचा, लेकिन हमें लगता है फिर भी अगर सोचें तो भाई एक सामाजिक स्वास्थ्य भी तो हो सकता है ना। हाँ, क्या बात है। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं ना कि वो आए और बस थोड़ी देर बैठे, उन्होंने हालचाल पूछा तो हमारी तो आधी तबीयत ही ठीक हो गई है ना। क्यों? क्योंकि भाई हम मनुष्य को जो है, इंसान को
सबके बीच में बैठना अच्छा लगता है, सामाजिक लगता है। प्राणी है ना। हाँ। अकेले दिन भर अगर कोई परिवार में कोई एक इंसान दिन भर अगर घर में अकेला रहता है और मान लीजिए सब लोगों ने मान लीजिए कहीं शादी में जी। गए और बोलेंगे हम शाम को 6 बजे तक सब वापस आ जाएंगे, हाँ। 6 का अगर 10 हो गया जी। तो देखिए वो इंसान कैसा झुंझलाता है, क्या तुम लोग सब चले गए और इतनी देर से बोले थे 6 बजे तक आ जाओगे। अरे तो इसका रास्ता है ना दीपा बिटिया, भैया आप किसी से बना के ही मत रखो अपना, आप अकेले अकेले रहो तो क्या जरूरत है फिर, जैसे कि आप अकेले रहिए और हमें जरूरत ही नहीं है, हमें किसी का इंतजार ही नहीं रहेगा, ऐसा भी लोग कहते हैं। ऐसा बोलते हैं लेकिन देखिए झुंझलाते हैं वो, जब घर लौटते हैं ना लेट हाँ। तो झुंझला जाते, कहाँ चले गए थे, कितनी देर हो गई है, हमें कोई जरूरत थोड़ी थी, हम तो तुम्हारी चिंता कर रहे थे कि तुम क्यों इतनी देर से आए। वैसे कहते हैं कि अकेलापन भी अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है और लोगों के संग रहना एक कला भी है जी। यूं तो मतलब दिक्कत होती है, सबके संग रहना इतना आसान नहीं है, परिवार में अगर कहीं संयुक्त परिवार है 10-15 लोगों का तो दिक्कत होती है, लेकिन ये अपने आप में एक हुनर भी है, यानी कि सामंजस्य स्थापित करना, दूसरे को झेलना भी कह सकते हैं बहुत हद तक। और ऐसा नहीं है कि केवल हम दूसरे को झेलते हैं, हमें भी तो कोई झेलता ही होगा बेशक, है ना? लगता है ना हमारे, ऐसा हमें लगता है कि नहीं हम तो बिल्कुल अच्छे हैं, हमें कोई कमी नहीं। अरे पर भाई दूसरे के नजरिए से देखें, वो भी बता सकते हैं कि नहीं सब अच्छा है लेकिन तुम में ये कमी है। जी, तो ये हो गई सामाजिक जो स्वास्थ्य होता है वो भी स्थापित करना बहुत जरूरी है, संबंधों को निभाना और एक नेटवर्किंग करना आना चाहिए कि हम लोगों से मिलते जुलते रहें, है ना जी, और बातचीत चलती रहे, कम्युनिकेशन होता रहे। तो जैसे नेटवर्किंग की आपने बात की, तो अगर आप मान लीजिए काम भी ढूंढ रहे कहीं, हाँ। तो क्योंकि अगर आपकी जान पहचान अच्छी होगी, लोग आपको जानते होंगे, तो आपको भी सुझा सकते हैं कि देखो वहां पे काम की जरूरत है, तुम वहां जा सकते हो या जा सकती हो। और अक्सर हम ऐसे लोगों की तरफ बड़े ऐसे निगाह से देखते हैं, बड़ी हसरत से ना, जब वो बताते हैं अरे हमारा काम तो यूं चुटकियों में हो जाता है, हमने सबसे इतना अच्छा बना कर रखा है, तो लगता है काश हम भी ऐसे व्यावहारिक होते तो कितना अच्छा होता है ना, लगता है ऐसा, लगता तो ये काश वाला जो है वो डिब्बा बंद कर लीजिए, खुद शुरू कर दीजिए और कहीं ना कहीं से सामाजिक जो है अपना स्वास्थ्य है उसको भी मजबूत करिए। बाकी तो हम ध्यान रखते हैं कि शरीर के लिए चलो हम जिम जा रहे हैं, अपने खाने पीने का ख्याल रख रहे हैं, और खाने पीने के ख्याल से हमारे साथी ने जैसे सेहत के बारे में लिखा है ना, हाँ। से इन्होंने क्या लिखा है? लिखा है कि सेहत के प्रकार, नहीं सेहत के बारे में लिखा है ना, सेहत अच्छी रहे इसके लिए से सेहत अच्छी रहे, ह से हर एक व्यक्ति खान पान में ध्यान रखे, और त से तभी आप स्वस्थ और सुखी रहेंगे। हाँ, तो ये तो हो गया, लेकिन ये हो गई शारीरिक बात और सामाजिक बात, फिर भावनात्मक हमने बात की, तो इन सारी चीजों का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। और कभी कभी क्या होता है ना कि हम अगर जिम गए या कुछ और किया हमें, तो हमें लगता है कि अब लो ये हमसे छूट रहा है, वो छूट रहा है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हमें सब में संतुलन बनाकर रखना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, और कोशिश करेंगे तो इतना कठिन हो जाता है, लेकिन लेकिन एक जब बना लेते हैं ना दिनचर्या, तो वो कहीं ना कहीं संतुलन हम बना पाते हैं, बन जाती है चीजों की भी। भाई अगर हम सोच लें कि मुझे हर तरीके से स्वस्थ रहना है जी, मेरा शरीर तो चलिए मैं जिम आ गए तो वहां ठीक हो ही रहा है, लेकिन मुझे मानसिक तौर से भी और मुझे भावनाओं में भी नहीं जाना है, और मुझे सबसे मिलते जुलते भी रहना। अगर मन में बना लिया, थोड़ी सोच वैसी बना ली, तो हम कर सकते हैं बुआ। कर तो सकते हैं, लेकिन अगर तुमने जिस तरह से बताया है ना कि हम ये सोच लें कि हमें ये नहीं करना है, तो पता लगा फिर वही होगा। हमें तनाव नहीं करना, हमें तनाव नहीं लेना, तो फिर तनाव तो फिर पीछे पीछे आ जाएगा। अच्छा तुमने मेरा 2 बार नाम लिया, आओ हम तुम्हारे साथ चलते हैं, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन वहीं पर बात होती है कि एक होती है और स्पिरिचुअल हमारी हेल्थ, जैसे कि उसके लिए हम बात कर सकते हैं कि प्राणायाम कर लीजिए, योग कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं ये जो तीनों चीजें हैं वो भी संतुलित रहेंगी, है ना? बिल्कुल। और संतुलन बनाए रखने के लिए एक गीत भी सुन लेते हैं। बिल्कुल। मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है। अच्छा? मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती। बाप रे! सारा दिन तड़पती हूँ, सारी रात जगती हूँ, जाने क्या हुआ मुझको, कोई दे दवा मुझको। मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है। मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती। सारा दिन तड़पती हूँ, सारी रात जगती हूँ, जाने क्या हुआ मुझको, कोई दे दवा मुझको। मुझे
को जाप के गंगा जल पी लेना, अरे हरि नाम को जाप के गंगा जल पी लेना, पीकर फिर आराम से प्राणी जुग जुग जी लेना। यदि फिर भी ना मिले तुझे आराम, तो रक्षा करे तेरी सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। तेरी दिल लगी हाय 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 एक आँख ना, भाई 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 तेरी दिल लगी हाय 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 एक आँख ना, भाई 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 मुझे रोग भारी है बड़ी बेकरारी है। जब दिल धड़कता है जैसे डंक लगता है, जिया पल मराता है, रब याद आता है। तेरी दिल लगी हाय एक आँख ना भाई। है बुरा आँख का रोग सुंदरी सुध इसकी लेना, है बुरा आँख का रोग सुंदरी सुध इसकी लेना, सुरमा बांबू शाह कबर आँखों में जी लेना। यदि फिर भी हो वही सुबह हो शाम, तो रक्षा करे तेरी सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। तो भाई ये तो हो गया कि चार पांच तरीके के हो गए भावनात्मक को, और अगर हम सामाजिक को थोड़ा अलग भी कर सकते हैं। लेकिन भाई देखिए, अगर सब संतुलन है बुआ, कि मानसिक भी है, हमारे शारीरिक भी है, भावनात्मक भी, तो अगर मान लीजिए जैसे कभी ऐसा आता है ना कि हाँ कल मैंने एक पार्टी कर ली, तो क्या मन में ऐसा ख्याल आना चाहिए, कि ऐसी ग्लानि आनी चाहिए कि अरे मैंने कल आज रात मैंने देर तक पार्टी कर ली, अब कल सवेरे तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगी, हाँ, टहलने नहीं जा पाए क्योंकि देर से सो के उठे। तो देखो, लेकिन ये जो ढेर सारी जो सेहत के तरीके हैं, इससे ये बहुत अच्छा फायदा है तो है ही है। ये बस है कि हम इसको देख लें, समझें, तो इस बात से हम निश्चिंत हो सकते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा जो सामाजिक स्वास्थ्य था वो तो अच्छा हो गया ना। यानी कि हम दोस्तों से मिले, खुश हुए, तो चलो कोई बात नहीं, एक दिन हमने अपनी जो शारीरिक स्वास्थ्य था उसकी तरफ से थोड़ी नजरअंदाज हो गया, तो कोई बात नहीं, है ना। और इस तरह से जब एक दिन थोड़ी सी छुट्टी कर लेते तो उसमें भी बड़ा आनंद आता है कि चलो आज हमने एक्सरसाइज या कसरत नहीं करी, लेकिन आज हमने 2 कसरत मन का कर समोसे खा लिए, मन का कर लिया, मन का कर लिया। तो मन का जब कर लेते हैं हम और अपने साथ रहते हैं, खासतौर से जब हम स्पिरिचुअल हेल्थ की बात करते हैं, तब हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत भी नहीं पड़ती, चाहे वो सामाजिक हो चाहे कुछ हो, बाकी चीजों की ना हमें लगता है कि हम थोड़ी देर अपने साथ बैठे। कभी आप अकेले भी रहे तो आपको ये महसूस हो सकता है, आप कर सकते हैं जब आप स्पिरिचुअली रिच रहेंगे, कि हम अपने साथ बैठे, हमने अपने सम्मान को, खुद की इच्छाओं को ज्यादा महत्व दिया, बाकी सबकी इच्छाओं, बाकी सब चीजों से ज्यादा। तो ये जो स्पिरिचुअल वाली चीजें हैं, उसमें कहीं ना कहीं आप अपने में परमात्मा देखते हैं, अपनी आत्मा में, तो जाहिर है कि पहले आप अपने आप को संतुष्ट करते हैं, फिर तो बाद में जग तो है ही, लेकिन पहले आप अपने आप को संतुष्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो ग्लानि वाली बात तुमने शुरू की ना, वो उसमें हम कहीं छूट जाते हैं, मतलब उसको दूर कर देते हैं और आनंद में रहते हैं। तो प्रयास करें कि आनंद में रहें, तो कुल मिलाकर बाकी सेहत अच्छी रहेगी। और अब ढेर सारी हमको सेहत मिल गई है, तो आज चलो ये 2 छूट गई, कोई बात नहीं, हमने वो वाली तो कर ली ना। और एक चीज और, वो एक चीज और कि जब सेहत की सारी बातें होती है, उसके आधार पता है क्या होता है? क्या? अच्छा सा खाना। अच्छा सा खाना। जब तुमने समोसे की बात कही तभी हम समझ गए। लेकिन आजकल भाई आपने आंखों में चमक देखी होगी। हाँ बिल्कुल, वो तो हमारी आंखों में भी आ जाती है। लेकिन आजकल जब मौसम है, जब आलू बहुत अच्छे आ रहे हैं और मटर बहुत अच्छी आ रही है, तो समोसे से बेहतर है कि हम लोग आलू की टिक्की खाई जाए। हाँ, है ना। अब आलू की टिक्की की बात आपने की कर दी है, तो वो बताइए भी कि कैसे। अरे वो तो बताएंगे ही। देखो ऐसा है कि उसके लिए आलू उबाल लें आप, जितने लोगों को खाना है उस हिसाब से, और उसको उबाल के
रख दीजिए, बल्कि जैसे ही उबल जाए और लगे कि उसकी स्टीम निकल गई है, भाप, तो उसको बाहर कर ले, नहीं तो उसमें पानी आ जाता है अंदर, और उसको तुरंत ठंडे पानी से धो दें ताकि पके भी नहीं ज्यादा और वो थोड़ा सा सूख सा जाए, है ना। उसके अंदर पानी आ जाएगा तो पानी पानी सा हो जाएगा, मजा नहीं आता है। उसके संग संग आप आलू मटर अब तैयार कर ले। मटर छील लीजिए, हरी वाली मटर, उसको जीरा, अदरक, हरी मिर्च और हींग डालकर छौंक लीजिए अच्छे से, तेल या घी में जिसमें आप चाहें तो हल्दी डालें, चाहे तो न डालें। अब मौसम है तो सिर्फ आप अदरक और हरी मिर्च से ही छौंके तो अच्छा है जी। हरी हरी भी रहेगी वो। हाँ, हरी हरी भी रहेगी। हरी रखने के लिए थोड़ी सी उसमें शक्कर डाल दीजिए, आधी चम्मच, तो उसका हरापन बना रहेगा, बहुत सुंदर लगेगी जी। और उसमें चाहें तो आप एक आलू उसमें भी मैश कर सकती हैं, तो थोड़ा सा जो लिपट जाता है ना वो अच्छा सा रहता है, बन सकता है, ठीक है, स्टफिंग अच्छी हो जाएगी। स्टफिंग अच्छी हो सकती है जी। और उसके बाद इसमें छौंक लें आप, और एक सीटी, ये तो निर्भर करता है कि कितनी मटर जो है आपकी हरी है, मुलायम है, तो एक सीटी में हो जाएगी, नहीं तो 2 सीटी। जिस दिन लाए उसी दिन बना। अरे नहीं बना पाए फिर वही चिंता हो जाएगी कि नहीं बना पाए, तो मटर कम सूखेगी, हम सूखेंगे ज्यादा। नहीं हुआ तो एक दिन पहले छील के, या भाई जब बिल्कुल रात को ले आए या शाम को ले आए, जैसे आज शाम को ले आए, छील के रख ली, तैयारी हो गई, तो कल दिन में बना सकते हैं। या फिर जैसे कह रहे हैं ना कि अब आप शनिवार रविवार जब छुट्टी का दिन है तब बना लीजिए। अरे अब कैसे, अब देखो मुंह में पानी आएगा, आंखों में चमक आएगी, तब तो तुरंत बनाना पड़ेगा। तो इन सब चीजों का ज्यादा ध्यान रखिए आप। अब आपने जब छौंक लिया तो नमक डाल लीजिए, उसके बाद उसका कुकर में सीटी लगा दीजिए। ये मैंने कहा कि इसलिए कि एक सीटी में बनेगा कि 2। इसमें पानी बहुत कम डालिएगा। अगर ताजी मटर है तो शायद आधा कप पानी से भी, चौथाई से भी हो जाएगा, नहीं तो आधा कप पानी डालना पड़ेगा। फिर आप जब उसको पक जाएगा खोल कर देखेंगे तो पानी है, तो उसको और आप सेक के सुखा दीजिए, है ना, खुला उबाल दीजिए, और सूखा धनिया पाउडर अच्छी तरीके से उसमें डाल दें, और जब सूख जाए पानी उसका तो बंद कर दें गैस। और उसके बाद उसको किसी परात में, बड़ी थाली में निकाल कर मैश कर लीजिए उसको। हम लोग क्या करते हैं, मोटी तली की जो फ्लैट वाली कटोरी होती है उससे दबा कर कर देते हैं, या आजकल तो मैश करने वाला आता है, मैशर भी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं मैश करना है उसको, थोड़ा दबरा रहे तो अच्छा है। और उसके बाद जब सब हो जाए तो उसमें आप थोड़ा सा अमचूर डाल दीजिए, और ये तैयार हो गया आपका भरावन के लिए। और इधर आलू जो हमने उबाला था उसको छील लें अच्छी तरीके से, और उसके बाद उसको थोड़ी मोटी वाली जो कद्दूकस करने वाली रेतनी आती है ना, उससे करें, और उसको कद्दूकस कर लें जब ठंडा हो जाए तब, यानी कि उसके जो लच्छे हैं वो थोड़े अलग अलग रहें। और उसके बाद उसमें चाहे तो हम लोग तो नहीं डालते आलू नमक, लेकिन उसमें जीरा डाल लीजिए, हरा धनिया डाल लीजिए, और हरा धनिया आप इसमें भी डाल लें, मटर में भी, भरावन जो तैयार कर रहे हैं उसमें भी डाल लीजिए अच्छी तरीके से। और ये जो आलू हमने तैयार किया है इसको बहुत मैश नहीं करना है, थोड़ा सा हाथ से थोड़ा सा दबाएंगे, लेकिन बहुत थोड़ा हल्का सा हिला तो बस एक साथ। और 2 टिक्की जैसी बना लें, पतली पतली, और उसके बीच में मटर की एक टिक्की रख लें, और उसके बाद दोनों को ढक दें, यानी कि ऊपर और नीचे आलू की टिक्की जो आपने बनाई है वैसे बनाएंगे। तो अच्छी तरीके से साइड बंद कर लीजिए, ये बन गया। और उसके बाद तवे पर अच्छी तरीके से, अच्छी मात्रा में तेल या घी जो इसमें आपको पकाना है वो डालिए, और लोहे के तवे में सेकेंगे तो ज्यादा अच्छा है। आमतौर पे आजकल हम लोग बड़े आसानी के लिए नॉन स्टिक पे मिल जाता है, करते हैं, नहीं उस पे नहीं करना है, नहीं आपने बिल्कुल स्वाद मना कर दिया है। नहीं, स्वाद बहुत अलग आता है उसमें, थोड़ा चिमड़ापन आता है, उतनी कुरकुरी नहीं बनती है। तो जब आप इसमें करेंगे तो आप उसका स्वाद फर्क महसूस करेंगे। और उसके बाद अच्छे से चारों तरफ लगा के छोड़ दीजिए, कम से कम एक तवे पर 4-5 टिक्की डाल दीजिए एक साथ, और उसके बाहर की तरफ से खूब अच्छे से उसमें तेल या घी डालें। जो दोनों, जैसे आपने बताया आलू का ऊपर और नीचे आलू की साइड बंद करना है, साइड अच्छे से पूरे अच्छी तरीके से, नहीं तो वो खुल ना जाए सेकने के बाद। ये तवे पर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुंदर भी तो लगनी चाहिए ना। हाँ, मानसिक स्वास्थ्य वाली भी बात है। तो उसके बाद उसको सेक लें एक तरफ से। जब आप देखने लगेंगे कि वो पटपट पटपट हो रही है, थोड़ी अच्छे से सिक गई है, तब आप उसको पलट लीजिए और दोनों तरफ से अच्छे से सेक लीजिए। उसके बाद हरी चटनी और टमाटर वाली चटनी के साथ उसको परसिए, उसमें मूली के लच्छे ऊपर से डाल दीजिए, फिर देखिए कितना मजा आता है, बहुत अच्छी लगेगी। बिल्कुल। तो अब लग रहा है ऐसा कि भाई ये तो जल्दी से बना के घर में खिलाना चाहिए, खुद भी खाना चाहिए और सभी को खिलाना चाहिए। और हमारे घर में बुआ कैसा होता है, जब कढ़ी बनती है, जो हमारे साल भर हमारे घर में बनती है कढ़ी, तो ठंड के दिन है कढ़ी अक्सर बन जाती है, तो आप मटर जो लेते हैं ना, बस हल्का सा, आजकल वो क्रशर आता है उससे आप तो क्रश कर लीजिए थोड़ा, या मिक्सर अगर चलाएं तो भी बिल्कुल थोड़ा सा एक बार चरण कर ले, बस एक बार, और बाहर निकाल दीजिए और उबलते दही या जो भी आप कढ़ी बना रहे हैं उसमें डाल दीजिए। अच्छा? बहुत ठंड है और अगर आपके घर में चलता है तो थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट भी डाल लीजिए, बाद में ऊपर से आपका जो घर में रोज का जो बघार डलता है वो डाल लीजिए। और बहुत जल्दी ये मटर क्योंकि ताजे हैं तो बहुत जल्दी पक जाते हैं,
कढ़ी हाँ, के हाँ। साथ, और फिर इसको आप देखिए पूड़ी, सादे पूड़ी के साथ खाइए या पुलाव के साथ हाँ। खाइए। पुलाव भी तो मटर पुलाव बन सकते हैं, पुलाव बहुत के साथ स्वादिष्ट बहुत होगा। ही स्वादिष्ट लगेंगे। मटर की तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी तो समय नहीं है हाँ, कि कहेगा। आज मटर भी तो- कह रही है कि बस समय लपेटो चलो। तो आज तो हमें लेना होगा विदा। जी, तो आज हम कहते हैं नमस्कार, दीपा माहेश्वरी और बुआ का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।